स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। ये हमारे आरसीसी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करा चुके हैं आरसीसी का, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन कराए थे वहां से भी आप देखेंगे आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन फिलोसफीज प्लस पढ़ेंगे एजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है ना, मेथड। तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। फिलॉसफी जब पढ़ेंगे ना, जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अल्टीमेट लोड मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से एक विटने की थ्योरी है, विटनेस थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ एजम्पशन से एक क्वेश्चन पढ़नेगा मॉड्यूलर रेशियो से, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर 280/3 सिग्मा CBC होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछेगा तो जितने स्टूडेंट हैं वो सारे आंसर दे लेंगे, लेकिन यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफेक्टिव कहा जाए अथवा आपका लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो, आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा आपका शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो पूछा जा सकता है, अथवा ये पूछा जा सकता है, अथवा ये मॉड्यूलर रेशियो पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो हर कोई बताएगा, जैसे इधर की बात होगी फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ठीक है। तो M20 कंक्रीट के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। M20 के लिए ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, वो आप बना लेंगे, और ये जो थ्योरी है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला कोर्स पढ़ रहे हैं, ये UPSSC में तो काम आएगा ही का आएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, UPSSC JEE, ठीक है, इसमें तो ये काम आएगा ही आएगा। DFCCIL में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DFCCIL, ठीक है, इसमें आपका काम करेगा। ऊपर से क्या देखिए 2018 का एग्जाम हो जाएगा, 2018 वाला जो आया था वैकेंसी, ठीक है, इसके लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। फिर जो है जो भी स्टूडेंट 2016 में ये फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है ना, UPSSC का, जो भी अगर कोर्स ले लेगा उनके लिए ये वैलिडिटी जो है बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। जब तक UPSSC JEE 2016 वाला एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। अभी आपको 2 मंथ दिख रहा है, लेकिन जो भी स्टूडेंट इसमें इनरोल हो जाएंगे, ये वाला जो फॉर्म भरे हैं, उनके लिए वैलिडिटी जो है बढ़ा दी जाएगी एग्जाम तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन फिलॉसफी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो नोट्स हैं RCC जितना हम बताएंगे उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम जितना बताएंगे, जो टॉपिक बताएंगे उतना ही जितना लिखा देंगे। पेपर में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, गधे की तरह बस मेहनत नहीं करना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन फिलॉसफी। डिजाइन फिलॉसफी का मतलब क्या है? डिजाइन फिलॉसफी का मतलब आपका यही है कि जो RCC का डिजाइन किया जाता है कब से करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है, पहला मेथड कौन सा था, दूसरा मेथड कौन सा था, तीसरा मेथड क्या है, चौथा मेथड क्या है, ठीक है। जो मेथड्स हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या एजम्पशन है, वही सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिजाइन फिलॉसफी में आप देखेंगे जो सबसे पहला मेथड आया था RCC डिजाइन का, वो था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसको हम लोग इलास्टिक मेथड भी कहते हैं, इलास्टिक मेथड, ठीक है ना, इलास्टिक मेथड। इसके लिए जो कोड रिकमेंड किया गया है IS 456 1978, ठीक है, ये कोड इसके लिए होता है WSM के लिए, ठीक है। अब क्या देखिए, वास्तव में जब ये थ्योरी आई थी, सबसे पहले यही थ्योरी आई थी, तो जो आपका ईयर चल रहा था वो था 1900, ठीक है, 1900 ईस्वी में आया था ये मेथड। क्या हो गया, इसमें कुछ कमी हो गई थी, इसमें कुछ कमियां हो गई थी, उसी को दूर करने के लिए दूसरा मेथड आया, उसका नाम था अल्टीमेट लोड मेथड, अथवा इसी का दूसरा नाम है लोड फैक्टर मेथड, अथवा इसी को बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड,
ठीक है, ये दूसरा मेथड था। इसमें भी कुछ कमी रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ, एक नया मेथड आया जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिट स्टेट मेथड। कमी बताएंगे, कमी क्या थी, अच्छाई क्या थी, सारी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड, इसमें जो कोड यूज किया जाता है डिजाइन के लिए वो है IS 456 2000, ठीक है। और जो अल्टीमेट लोड मेथड है इसका IS 456 1964, ठीक है। ये आपका कोड यूज होता है, ठीक है। कोड आपको ध्यान में रखना है, कोड जरूर याद रखना है, ठीक है। ये कोड याद रखेंगे इसके लिए, देखिए किसके लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए IS 456 1978 1978 वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड के लिए अथवा लोड फैक्टर मेथड के लिए जो कोड यूज किया जाता है वो है IS 456 1964, ठीक है। ये कोड याद रखिएगा। उसके बाद क्या देखिए, लिमिट स्टेट मेथड है, ये IS 456 RCC के लिए 456 होता है और ये 2000 है लिमिट स्टेट मेथड के लिए, ठीक है। क्या है ये वाला जो है, थोड़ा सा इसमें रेनफोर्समेंट ज्यादा लगता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाता है, तो उसको और इकोनॉमिकल बनाने के लिए एक नया मेथड आया है जो इंडिया में नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन मेथड, ठीक है ना। ये है, अपने यहाँ तो नहीं चल रहा है, विदेशों में ये चल रहा है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल का परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना दिन तक चल सकता है, ठीक है, कितना दिन तक चल सकता है, उसी के अनुसार ये डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, हमारे सिलेबस में जो है यहाँ पर ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, केवल आपको फिलॉसफी बताएंगे, ठीक है। इनके पीछे की थोड़ी सी कहानी बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम लोग SSC JEE की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें आपका जो काम का है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। कुछ कमियों के बारे में बताएंगे, कुछ अच्छाई के बारे में, जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये आएंगे, ठीक है। फिर इनके बारे में बताया जाएगा आपको अच्छाई, फिर इनके अंदर भी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए ये आएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ स्टील ज्यादा हो जाएगा, सब में अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मेथड। लेकिन इसी चीज को दूर करने के लिए, इकोनॉमिकल और बनाने के लिए ये वाला मेथड आएगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं, इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनके पीछे की कहानी, ठीक है। तो इनके पीछे कहानी जानने से पहले आपको थोड़ा सा कोड के बारे में बता दें, कोड बता देते हैं ताकि आप क्या करें, कोड को याद कर लें। यहाँ से RCC से जो पूछे जा सकते हैं कोड, उनको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, पहले बता देते हैं RCC के लिए, RCC, ठीक है। RCC 2 मेथड पढ़ेंगे हम लोग, WSM पढ़ेंगे और लिमिट स्टेट, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। एक कोड होता है लोड के लिए, लोड के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लोड के लिए बात करेंगे, और PSC के लिए, ठीक है। कोड पहले बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। PSC के लिए जो कोड यूज किया जाएगा IS 1343, ठीक है, 1980, ठीक है। ये लास्ट वाले से मतलब नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। WSM के लिए IS 456, ये तो रहेगा 1978, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अल्टीमेट लोड लिख देते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड, अभी जस्ट पीछे बताए हैं कितना था ये IS 456, इसका भी IS 456 रहेगा RCC का, और ये है 1964 और ये है 2000, ठीक है, ये 2000 है। अब देखिए लोड के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो लोड के लिए IS 875, ठीक है, IS 875 का यूज करना है। अब क्या लोड अगर देखेंगे तो कई टाइप के आपको लोड देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका डेड लोड, ठीक है, डेड लोड, एक होगा आपका लाइव लोड, एक आपका होगा विंड लोड, एक आपका होगा स्नो लोड, स्नो लोड होता है, और एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड। अभी बताएंगे क्या है स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है ना, एंड लोड कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड आते हैं, और नीचे जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि कोड का नाम लिखना है लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो डेड लोड के लिए जो होगा कोड तो लोड के लिए यही है, तो ये कोड होगा IS 875 पार्ट 1, ठीक है। पार्ट वन जो रहेगा वो डेड लोड के लिए है। पार्ट 2 जो होगा यही सब कुछ रहेगा, ये रहेगा पार्ट 2 रहेगा आपका लाइव लोड के लिए। विंड लोड के लिए पार्ट 3, जैसे लिखे हैं ऐसे आप लिख लीजिएगा, पार्ट 3। स्नो लोड मतलब बर्फ वाला भार, ठीक है, पार्ट 4।
पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड, जैसे कहीं पर बम फट जाए, ठीक है, जिस घर में हम पढ़ा रहे हैं इसके बाहर जो है बड़ा सा बम फट जाए, बम फटने की वजह से क्या होता है, बहुत तेजी से इंपैक्ट लोडिंग आकर के लगेगा, इंपैक्ट लोड आकर के लगेगा, एक्सप्लोजन वाला लोड आकर के लगेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो बहुत सारे आते हैं तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए होता है पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पार्ट 5 ही बताता है कि लोड का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। ठीक है, लोड का कॉम्बिनेशन मतलब कौन एक साथ रह सकते हैं, तो यहाँ पर लोड का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बना करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। ठीक है, विंड लोड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए, डेड लोड लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अर्थक्वेक लोड जो होता है भूकंपीय भार अर्थक्वेक लोड, इसका कोड बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसीलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तब आएंगे हम लोग फिलॉसफी पर। ये होता है 1893 IS 1893। ठीक है, अर्थक्वेक लोड के बारे में बताएगा 1893। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। ठीक है, चलिए चौथा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जरा अपने दिमाग में बैठाइए। चौथा कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो अर्थक्वेक लोड है, अर्थक्वेक लोड है और विंड लोड कभी ये एक साथ नहीं लिए जाएंगे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी ये सारे कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट हैं। ठीक है ना, बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये जो कॉम्बिनेशन है आपका गलत है, कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ नहीं लिए जाते। ये बताता है IS 875 पार्ट 5, ये बताता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है गलत है, विंड लोड और लाइव लोड एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कोड याद रखना है RCC के लिए, आप ध्यान से रखिएगा, ये सारे याद करके रखने हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाले पार्ट वाइज भी आ सकते हैं, जैसे कहेगा IS 875 पार्ट 3 किस लोड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो तुरंत बताएंगे विंड लोड के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, ऐसे नहीं कि लोड के लिए कौन सा आपका IS कोड होता है हर कोई बता लेगा, लेकिन जैसे पार्ट में अंदर जाएंगे वैसे कंफ्यूजन स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी आपका पार्ट 4। ठीक है, ऐसे अगर कर देगा तब तो बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप पार्ट जरूर याद रखिए। देखिए हम किस तरीके से लिखे हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड, अथवा यहाँ पर कह देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। तो पांचवा वाला कॉम्बिनेशन कराएगा, ऊपर तक के ही पेपर में आएंगे, यहाँ से 4 से ऊपर तक। ठीक है, इन्हीं के पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर, इनकी फिलॉसफी पर बात कर लेते हैं। तो पहला बात क्या है, सन 1900 में जो RCC डिजाइन के लिए जो पहला मेथड आया था वो आपका था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है हमारा सबसे पुराना परंपरागत मेथड्स ऑफ डिजाइन है। ठीक है, RCC डिजाइन का जो सबसे पुराना मेथड है वो है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पहला पॉइंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको इलास्टिक मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे, इलास्टिक मेथड। ठीक है, क्यों कहते हैं बात किया जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, इट इज मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजाइन, मेथड्स ऑफ डिजाइन। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत जो भी है। ठीक है, हिंदी लिख देते हैं, परंपरागत मतलब पुराना, सबसे पुराना जो मेथड है वो क्या है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। कब आया था ये, सन 1900 में। ठीक है, 1900 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है आप देखिए, ये आपके पेपर में आएगा, जो दूसरा लिखेंगे ये आपके पेपर में आएगा। इट इज ए डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है आपका
डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। कहेगा कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है किस अप्रोच पर बेस्ड है, तो अप्रोच क्या रहेगा आपका डिटर्मिनिस्टिक, बिल्कुल निश्चित है ये, ठीक है ना, बिल्कुल निश्चित है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। इसमें कहा जाता है कि वर्किंग लोड पर आप देखेंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो लीनियर होगा, मतलब हुक्स के नियम का पालन करेंगे। जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर पर लोड लगेगा तो अगर बीम बना हुआ है कंक्रीट और उसमें रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है तो स्टील और कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर होगा, मतलब ये निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। और लीनियर होने का मतलब है कि क्या है, हमारा हुक्स के नियम का यहाँ पर पालन हो रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है इलास्टिक मेथड। कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल नहीं है, फिर भी उसको क्या कह दिया जाता है, इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिक थ्योरी का यूज किया जाएगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे इलास्टिक मेथड भी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला आपके पेपर में आएगा कि किस अप्रोच पर ये काम करता है, तो हम लोग बताएंगे डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना। लिमिट स्टेट में क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, और ये क्या है आपका डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। आगे जरा हम लोग चलेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इम्पोज्ड ऑन, हिंदी बताएंगे, स्ट्रेस ऑफ मटेरियल टू गेट डिजाइन अथवा परमिसिबल स्ट्रेस, डिजाइन और परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस। थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या लिखे हुए हैं, क्या इसमें किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो कंक्रीट अथवा स्टील का, ठीक है, कंक्रीट अथवा स्टील का जो आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो इल्ड स्ट्रेस होता है, यहाँ पर वास्तव में इल्ड स्ट्रेस की बात होती है, जो इल्ड स्ट्रेस होता है उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन स्ट्रेस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं डिजाइन स्ट्रेस अथवा परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल का मतलब अनुगेय, परमिसिबल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका, परमिसिबल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर इसको यहाँ, ठीक है। तो पेपर में आ जाएगा यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, अनुगेय प्रतिबल, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यहाँ से डिफिनेशन आपका आ जाएगा, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है वो कितना लिया गया था, कंक्रीट के लिए, ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना लिया गया था और स्टील के लिए कितना लिया गया था, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आपका करा देते हैं, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है, जबकि मेथड पढ़ेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। इधर आपका कंक्रीट लिख दे रहे हैं और इधर आपका क्या है, स्टील है, रेइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो इनके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 1.78 रखा गया, 1.78 रखा गया। और कंक्रीट के लिए आप देखेंगे तो दो केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया, ठीक है, एक बेंडिंग में, एक डायरेक्ट कंप्रेशन में, ठीक है। तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ भी जनरेट होगा, ठीक है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ भी जनरेट होगा, यहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन है, ठीक है। तो इस केस में जो परमिसिबल आपका स्ट्रेस आता है उसको सीबीसी से लिखते हैं, सीबीसी लिख देते हैं, ठीक है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा FCK, मतलब ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, आफ्टर 28 डेज डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया वो आपका लिया गया 3, ठीक है ना। जैसे M15 का अगर CBC निकालना है तो FCK बराबर 15 रखेंगे, तो CBC बराबर आ जाएगा M15 के लिए FCK कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 न्यूटन पर mm², ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिया गया, ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया गया, केवल मटेरियल के स्ट्रेस पर क्या किया गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया गया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके क्या किए लोग,
लोग डिजाइन स्ट्रेस निकाल लिए अथवा परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए कंप्रेशन की बात करें तो इसको लिखते हैं सीसी। सीसी का मतलब है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो ये होगा एफ सी के डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 4 लिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा कॉलम में आप देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तब आपका सीसी निकलेगा। और ये जो होता है आपका बेंडिंग में। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो बेंडिंग वाला ही पूछेगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए आप कितना बताएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? 3 बताएंगे, और स्टील में जो बताएंगे वो कितना बताएंगे आपका 1.7 है। ठीक है, इसके लिए कैसे निकालेंगे? उसके लिए निकालेंगे सिग्मा एस टी एफ वाई यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 1.78 मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे एफ 250 के लिए माइल्ड स्टील के लिए एफ वाई आपका 250 होता है डिवाइडेड बाई 1.78, ये आ जाएगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में केवल मटेरियल के स्ट्रेस पर ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है। ठीक है, लोड पर नहीं। लोड पर क्या किया जाता है? जो भी इस पर लोड लग रहा होता है। ठीक है, अब लोड की बात करेंगे, जो भी आपका ये बीम है इस पर जो भी आपका लोड लग रहा है इसी बोलते हैं वर्किंग लोड। ठीक है, अभी 1 किलो लगा है, मान लीजिए 1 किलो न्यूटन लगा है, तो इस समय क्या है जो वो लोड काम कर रहा है इसी बोलते हैं वर्किंग लोड। ठीक है, अब क्या है वर्किंग लोड है, जबकि क्या है जब आपके घर मान लीजिए आपका घर बना रहे हैं, आप अकेले रह रहे थे। ठीक है, तो जो भी लोड लग रहा था वर्किंग लोड है, आप उसके लिए डिजाइन करा लिए। ठीक है, अब क्या आपके घर बारात आ गई, बारात आएगी तो आप अकेले थोड़ा रहेंगे, बहुत सारे लोड आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोड आएंगे, जैसे लोड ज्यादा आएगा तुरंत ये क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड उन सब लोडों को क्या करता है संभाल नहीं पाता और स्ट्रक्चर फेल होने का डर रहता है। ठीक है, तो इन्होंने बस क्या किया, जो भी लोड लग रहा था उसी लोड को क्या किया, ये डिजाइन लोड मान लीजिए। यानी कि हम लोग अगला जो पॉइंट लिखेंगे, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? बस मटेरियल के स्ट्रेस पर। ठीक है, चौथी बात हम क्या करेंगे? चौथी बात करेंगे लोड के बारे में। ठीक है, कि कौन सा लोड इसके डिजाइन में लिया जाएगा। तो जब हम लोग डिजाइन करने जाएंगे तो जो वर्किंग लोड होगा इसमें डिजाइन लोड मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वही वाली फिलॉसफी। आपको पता होना चाहिए, फिलॉसफी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब एजम्पशन पर आएंगे तब देखिएगा आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे कैसे। देखिए वर्किंग स्ट्रेस का चौथा वर्किंग लोड इज एज्यूम्ड एज डिजाइन लोड। हिंदी बताएंगे इसका, नोट्स आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिखने में टाइम लगेगा इसलिए हिंदी लिख नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, वर्किंग लोड को ही यहाँ पर डिजाइन लोड मान लिया गया है। ठीक है ना, डिजाइन लोड मान लिया गया। जैसे हमारा बीम है, ये हमारा बीम है। ठीक है ना, इस पर क्या है आपका, क्या है कोई लोड लग रहा है यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, इतना लोड लग रहा है। अब जब हम लोग डिजाइन करने जाएंगे तो इसी लोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग लोड है जो काम कर रहा है, वो वर्किंग लोड है, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन लोड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जब डिजाइन लोड मान लेंगे तब भी बड़ी समस्या है। जैसे इसके अलावा कोई और लोड आएगा, ये स्ट्रक्चर उसको क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, और स्ट्रक्चर फेल होने का क्या होगा, डर लगा रहता है। तो इसमें एक कमी भी आ गई। कमी कौन सी आ गई, इन्होंने लोड पर कोई लोड फैक्टर नहीं लगाया। मतलब कि जो भी लोड आ रहा था उसी को, जो वर्किंग लोड था उसी को ये डिजाइन लोड मान लिए। तो जैसे एक्स्ट्रा कोई लोड आएगा स्ट्रक्चर फेल होने का डर लगा रहता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी दिखाने लगेगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी दिखाएगा, लगेगा जैसे कि फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कमी इसमें दिख गई। कमी की भी बात करेंगे, इस कमी को दूर करने के लिए ही आएगा आपका कौन सा मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, तो अगला पॉइंट मिल गया हमें कि वर्किंग लोड को ही यहाँ पर डिजाइन लोड मान लिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नोट्स में आपको हिंदी मिल जाएगा। यहाँ पर लिखने में समय बर्बाद ना हो इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जरा आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया। अगला देखिए क्या है, पांचवा। यहाँ पर अगला एजम्पशन इनका लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर मटेरियल इज टेकन एज लीनियर। बताते हैं आपको, लीनियर अप टू वर्किंग लोड।
ठीक है, चलिए इसको हमको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया कि जो कंक्रीट है और जो स्टील है, ठीक है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और एक और ग्राफ बनाते हैं, ये आपका स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, ठीक है। कंक्रीट में दो चीज़ें, आरसीसी में दो चीज़ें यूज की जाती हैं, एक कंक्रीट रहता है, ठीक है, कंक्रीट रहता है, एक स्टील रहता है, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ इसमें क्या मान लिया गया, वर्किंग लोड तक, जो भी लोड आपका लग रहा था, ठीक है, जैसे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो इस लोड पर मान लिया गया कि दोनों का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, इसका भी लीनियर और इसका भी लीनियर होगा, ठीक है। ये स्टील का है, स्टील का है, ये कंक्रीट का है, ठीक है। ये एजम्पशन है, ये मान लिया गया कि वर्किंग लोड पर जो मटेरियल है उनके जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होंगे वो लीनियर होंगे, यानी कि कंक्रीट को आप क्या कह रहे हैं कि यह एक इलास्टिक मटेरियल है, यह एक इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। जबकि इससे तुलना किया जाए तो इसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा कम इलास्टिक होता है, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं ये लीनियर होगा। जबकि आप देखेंगे कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। कुछ दूरी तक ही ये क्या करता है, लीनियर चलता है, बहुत कम दूरी तक ये क्या करेगा, लीनियर चलेगा। जबकि स्टील तो काफ़ी दूर तक ये क्या करता है, लीनियर चलता है। तो दोनों मटेरियल को क्या मान लिया गया, लीनियर मान लिया गया, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, ये पैराबोलिक होता है कंक्रीट का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिली, ठीक है। तो कमी क्या रह गई, ये क्या किया, इसको कर्व मान लिया। तो इनकी कमियाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कमी दिख गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करके रखना है फिलॉसफी में। बाकी एजम्पशन में हम लोग आएंगे, एजम्पशन में हम कमी नहीं देखते हैं, जो गलत चीज़ है उसी को लेकर के चलने लगते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है वो चीज़ है नहीं फिर भी हम मान रहे हैं, ठीक है। चलिए कमी की बात करते हैं। लैकुना, लैकुना का मतलब होता है कमियां, लैकुना ऑफ WSM, ठीक है। क्या क्या कमी हो गई, ठीक है। तो पहला एजम्पशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। जो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट और स्टील का तो चलिए लीनियर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, कंक्रीट का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लीनियर मान लिया, ठीक है। तो जो पहली कमी थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का इनका लीनियर मान लेना, ठीक है। लीनियर मान लेंगे तो समस्या क्या हो रही है, समस्या क्या हो रही है, देखिए लीनियर मानने से कंक्रीट का बना रहे हैं, कंक्रीट का आपका बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लीनियर कहेंगे ना तो कंक्रीट इतनी ही दूरी तक आपका क्या है, लीनियर चलेगा। यानी कंक्रीट का आप बहुत कम ही स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं। अगर कम स्ट्रेंथ आप कंक्रीट का यूज करेंगे ना तो सेक्शन साइज क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 गुना लगाए थे, कितना दिखा रहा था, FCK बराबर 15 न्यूटन पर mm²। मतलब अगर M15 कंक्रीट बनाए हम लोग तो ये स्ट्रेंथ सह सकता है कितना, 15 न्यूटन पर mm²। लेकिन अगर परमिसिबल की बात करें CBC तो 15 के लिए होता है 5 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये लोड तो सह सकता है, इतना स्ट्रेंथ दिखा सकता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस में मेथड में मान लिया गया है नहीं भाई, ये 5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा लोड नहीं सह पाएगा, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो टूट जाएगा। तो जब आप कमज़ोर इसको समझ लेंगे, जब आप कमज़ोर समझ लेंगे तो ये जो मटेरियल जब भी यूज करने जाएंगे आप क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन साइज आपका क्या होगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है, बड़ा आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कंक्रीट जो होगा थोड़ी ही दूरी तक लीनियर चलेगा, यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो आप बहुत कम करके आंक रहे हैं, जो कि सेक्शन को बड़ा कर देगा। यही इसमें क्या आ जाएगा, ड्रॉबैक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक ड्रॉबैक और। तो पहला एजम्पशन इनका यही है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो मान लिए हैं लीनियर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो पहली कमी। दूसरी कमी क्या है, लार्ज सेक्शन साइज। कारण बता चुके हैं, कारण आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसका सेक्शन साइज जो आएगा B और D जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, ज़्यादा आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। आगे चलिए जरा, ये क्या करेगा, वर्किंग लोड को ये डिजाइन लोड मानते हैं, ठीक है। वर्किंग लोड को ही डिजाइन लोड मान लेते हैं। जैसे भी हम खड़े हैं तो इसी लोड के लिए अब क्या हो रहा है, जहां पर खड़े हैं पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में मेरे अलावा भी कोई आ सकता है। जैसे दूसरे लोग आएंगे, अचानक में लोड अगर बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मेथड है उस लोड को ये नहीं बियर कर पाता है, ठीक है, फेल होने का डर रहता है। तो अनसर्टेनिटी ये दिखाने लगेगा। तो ये सारी की सारी इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो इन कमियों को दूर
करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए एक मेथड आया, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड अथवा लोड फैक्टर मेथड अथवा अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है। तो इन्हीं कमियों को हम लोग क्या करेंगे, उसमें दूर करेंगे, ठीक है। चलिए वही काम करते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे अल्टीमेट लोड मेथड। अब क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो केवल आपका क्या है, इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे हम लोग डिजाइन पर आएंगे तो हम लोग केवल रिकमेंडेड वैल्यू पढ़ेंगे, किस तरीके से डिजाइन करते हैं, बस प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। प्रोसीजर बताएंगे और जितने भी IAS कोड के रिकमेंडेशन हैं जो पेपर में आते हैं वो सारे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले और दूसरे लेक्चर में आपका टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 8 लेक्चर में RCC आपका कंप्लीट होना है यूपिटर+SC के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है ना। अल्टीमेट लोड मेथड, इसको बोलते हैं हम लोड फैक्टर मेथड। लोड फैक्टर मेथड अथवा इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है। चलिए तो इनकी पहले बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इट इज एज्यूम्ड एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इन्होंने क्या किया, पहला काम क्या किया, कमी इनको क्या दिखी कि वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है लीनियर मान लिया गया था, ठीक है। इन्होंने पहला ही काम क्या किया इस मेथड में कि जो कंक्रीट और स्टील का जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वही यूज कर लिया, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मतलब समझिए क्या है, ये आपका कंक्रीट है, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं कंक्रीट का, ठीक है। इसका एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम आपका ऐसे रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा, थोड़ा सा इधर से बना दें, इस तरीके से रहता है, पैराबोलिक रहता है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा आगे आपको और समझाते हैं। तो एक्चुअल वाला इन्होंने ले लिया, एक्चुअल वाला लेते ही क्या हुआ, इनकी जो पहली कमी थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की उसको इन्होंने दूर कर दिया, ठीक है। वो लीनियर माने थे, इन्होंने क्या किया, नहीं जो एक्चुअल है वही लेंगे। ये आपका रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट है, ये इसका न्यूट्रल एक्सेस है, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सेस है। तो आपका यहाँ स्ट्रेन डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है। टॉप फाइबर पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेन, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगा टॉप फाइबर पर, इसको बोलेंगे हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिग्मा यू कह देंगे, ये हो जाएगा। और स्ट्रेस डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, इस तरीके से पैराबोलिक बना गया, ठीक है। ये बन गया कैसा, पैराबोलिक बन गया, ध्यान से देखिए पैराबोलिक बन गया। और इधर तो करेक्ट रहता है तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा वाई, ठीक है। इस तरीके से आपका बन रहा है स्ट्रेस डायग्राम। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ले लिया, पहली कमी इन्होंने दूर कर दी, ठीक है, पहली कमी दूर कर दी। उसके बाद देखिए दूसरा काम इन्होंने क्या किया, पहले वाले में क्या हो रहा था कि वर्किंग लोड को ही डिजाइन लोड मान ले रहे थे, ठीक है। और जैसे ही एक्स्ट्रा लोड आ रहा था, तुरंत स्ट्रक्चर क्या है, फेल होने के कगार पर चला जा रहा था, ठीक है। जैसे लगता था कि अभी ये फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। उस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोड पर भी जो वर्किंग लोड था उसी में क्या किया, इन्होंने एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया। जैसे एक अंक का गुणा किया जो कि 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, 1 से ज्यादा होता है, उसी से क्या किया इन्होंने गुणा किया। जैसे गुणा किया वैसे क्या हुआ, जो आपका वर्किंग लोड था थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने के बाद जो लोड मिला उसको इन्होंने बोल दिया अल्टीमेट लोड, और अल्टीमेट लोड को लेकर के इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया, ठीक है। तो इस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिजाइन लोड इज टेकन एज अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड को इन्होंने क्या किया, डिजाइन लोड मान लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लिख सकते हैं इट इज एज्यूम्ड अल्टीमेट लोड इज ए डिजाइन लोड, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड को इन्होंने क्या किया, डिजाइन लोड कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट लोड निकालना है। अल्टीमेट लोड को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, वर्किंग लोड में एक फैक्टर का गुणा किया जिसको बोलते हैं हम लोग लोड फैक्टर,
लोड फैक्टर का जैसे गुणा किया वैसे क्या हो गया, वर्किंग लोड कन्वर्ट हो गया आपके अल्टीमेट लोड में, ठीक है। और ये जो लोड फैक्टर होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन कितना होता है, 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लोड फैक्टर। ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया, पेपर में आएगा लोड फैक्टर बराबर, तो ये हो जाएगा अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड को क्रशिंग लोड भी बोलते हैं, क्रशिंग अथवा कोलैप्स बोलते हैं। वैसे कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय, देखिए ये निकालना है तो वर्किंग लोड इसके नीचे आ जाएगा, वर्किंग लोड, ठीक है ना। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ऑलवेज कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। डेड के लिए, डेड लोड के लिए 1.5 होगा, लाइव लोड के लिए 2.2 होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना करके आपको दिखा दे रहे हैं लोड फैक्टर का, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अल्टीमेट लोड निकालना है आपको, अल्टीमेट लोड निकालना है, डेड लोड आपको पता है और लाइव लोड आपको पता है, ठीक है। इसके साथ जो भी अंक गुणा होगा उसको बोलते हैं हम लोग लोड फैक्टर, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड में जो डेड लोड का लोड फैक्टर होता है 1.5 होता है, इसका जो है 2.2 होता है, ठीक है ना। अगर देखिए कुछ कोई और केस है, डेड लोड है प्लस लाइव लोड है प्लस आपका क्या है, विंड लोड है। अगर ऐसा कुछ है तब, अगर विंड लोड है तो ये हो जाएगा आपका 1.5, ये 2.2 और ये होगा आपका 0.5, ठीक है। 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अथवा एक कॉम्बिनेशन ऐसे भी होता है 1.5 डेड लोड प्लस 0.5 लाइव लोड प्लस, जब ये रहेगा साथ में तब यहाँ लिख सकते हैं 2.2 विंड लोड, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। तो जो आपको ये यहाँ पर कोफिशिएंट आपको सामने दिख रहा है, मतलब इसके गुणक जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग लोड फैक्टर, ठीक है। तो डेड लोड और लाइव लोड में, डेड लोड में 1.5 का गुणा कर रहे हैं और लाइव लोड में 2.2 का, ठीक है। तो तुरंत देखिए अगर ये 50 है तो तुरंत कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी, ये अगर 50 है तो 1.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपका अल्टीमेट लोड आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड को इन्होंने क्या किया, डिजाइन लोड मान लिया, ठीक है। डिजाइन लोड मान लिया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने क्या किया, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूज किया, वैसे ही हुआ क्या, जो सेक्शन साइज है वो आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो एक चीज और आपको बता दें, बताना भूल गए थे, चलिए इसके बाद बताते हैं। तो यहां पर एक फायदा और हो गया, सेक्शन साइज इज लेस देन WSM, ठीक है। WSM की तुलना में इसमें जो सेक्शन साइज आया वो क्या आ गया, कम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। ये काम कर दिया तो इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट लोड निकाला। कैसे निकाला, लोड पर हम इन्होंने क्या किया, एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, तुरंत वर्किंग लोड बढ़ गया, जो लोड आया उसे बोला वर्किंग लोड, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने मटेरियल के स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, ठीक है। लोड फैक्टर अलग चीज है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग चीज है, ठीक है ना। दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर अगर आपका कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन में तो आपका स्ट्रक्चर ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। तो एक होता है लोड फैक्टर जो कि लोड में गुणा किया जाता है वर्किंग लोड में, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस को क्या किया जाता है, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिजाइन करके हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेस ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक नोट करके बताते हैं, एक नोट करके आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट करके बता रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और आपका अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है, ये मैथमेटिकली इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। WSM एंड अल्टीमेट लोड मेथड एक्सप्रेस्ड एज, क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। कहेगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले हम लोग बात करेंगे WSM की, कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये होगा आपका म्यू R इज ग्रेटर देन L, ठीक है, L, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्या है, ये म्यू है इनवर्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये म्यू जो है यहाँ पर इनवर्स है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उल्टा है, इनवर्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये उल्टा है और इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है, ठीक है। यह ध्यान में रखना है। R है
रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। जैसे बीम है, बीम के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एल है आपका वर्किंग लोड, वर्किंग लोड, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इनवर्स और रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो भी आपका बीम सेक्शन है, कॉलम है, उसका जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रतिरोध है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर वर्किंग लोड से ज़्यादा आ रहा है तो स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा। और WSM को इसी टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, कहेगा कि आपका जो है WSM मेथड है, WSM जो मेथड है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो म्यू इंटू आर इज ग्रेटर देन एल। एल मतलब है वर्किंग लोड, आर है आपका रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसमें कितना रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है इस लोड को लगने के कारण, और म्यू है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उल्टा, इनवर्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये जो है ये बताता है WSM को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड की, ठीक है। इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आर इज ग्रेटर देन लेमडा इंटू एल, ठीक है, लेमडा इंटू एल है। तो लेमडा है यहाँ पर लोड फैक्टर, लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1 दिखेगा। आर आपका है यही वाला रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और एल है आपका क्या यहाँ पर वर्किंग लोड, ठीक है। जो भी लोड है आपका, जो भी लोड है वर्किंग लोड, ठीक है, उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड फैक्टर का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। लोड फैक्टर का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी स्ट्रक्चर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फोर्स होगा। अगर ये वाला ज़्यादा है और ये वाले कम है तो स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो जो आपको ये छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है ये बता रहा है अल्टीमेट लोड मेथड को, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद करना है, ये याद करके रखिए, शायद ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड की कमियों के बारे में। इसमें क्या कमी रह गई वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं, और उस कमी को दूर करने के लिए जो वैज्ञानिक आए थे उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं से जो है क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो आपको फिर से बता दें, केवल इंट्रोडक्शन में आपका समय लग रहा है 2 लेक्चर, ठीक है, बाकी में नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का हम लोग एनालिसिस करने जाएंगे, पूरे डिजाइन की बात करेंगे, वो 2 लेक्चर में हो जाएगा। पूरा बीम 2 लेक्चर में होगा, स्लैब आपका 1 लेक्चर में होगा, ठीक है, 1 लेक्चर में होगा, कॉलम 1 लेक्चर में होगा, फुटिंग भी आपका 1 लेक्चर में होगा, ठीक है। तो इस महीने में BMCT, ठीक है, BMCT, RCC और स्टील, ठीक है, और सॉइल भी लगभग आधा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस महीने में 5-6 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। अगले महीने में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे इस महीने में हो जाएंगे, ठीक है। अगले महीने में 10 से 12 तारीख तक आप देखेंगे जो अन्य सब्जेक्ट हैं जो पेपर में आते हैं 3-4 और कर जाएंगे, ठीक है, 3 कम से कम हो जाएंगे। तो अगले महीने के 12 तारीख तक आप देखेंगे कि आपके 9 अथवा 10 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बचेगा, थोड़ा सा बचेगा, जो थ्योरेटिकल है, अगर आप पढ़ने लायक रहेंगे तो आप पढ़िएगा, नहीं वो तो हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे। जो कम इंपॉर्टेंट है सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कमियों की बात करते हैं। लैकुना, लैकुना किसका, अल्टीमेट लोड मेथड का, ठीक है। जो पहली कमी थी उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा था, अल्टीमेट लोड तो ये निकाल ले रहे थे, ठीक है, कोई ना कोई जो है अल्टीमेट लोड आपका आ जा रहा था। जैसे आपका वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन है। इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट लोड निकाला, अल्टीमेट लोड निकाला, ठीक है। जैसे अल्टीमेट लोड निकाला, इन्होंने क्या किया, 50 में किसी अंक का गुणा कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 1.5 का कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 75 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, डिजाइन कर दिया, ठीक है। बीम को क्या किया, इस 75 किलो न्यूटन के लिए क्या किया, डिजाइन कर दिया। इसका सेक्शन साइज निकाल दिया, सेक्शन साइज B और D निकाल दिया, और साथ ही साथ क्या है, AST भी निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए, अल्टीमेट लोड के लिए इन्होंने डिजाइन कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है,
है अचानक में कभी, अचानक में क्या ऐसा हुआ, मान लीजिए भीड़ लग गई आपके घर भीड़ लग गई, कोई समस्या आ गया तो बहुत सारे लोग आपके घर आ गए। जैसे आपके घर पर ज़्यादा लोग आएंगे, आप डिजाइन करवाए हुए हैं 50 किलो न्यूटन के लिए, बढ़ा दिया गया है कितना, ये 1.5 गुना, ठीक है, बढ़ा दिया गया। अचानक में क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए और क्या हुआ, इस लोड से ज़्यादा आपका वर्किंग लोड हो गया। उस समय जब लोड लग रहा है तो उसको बोल देंगे वर्किंग लोड, जितने लोग आ गए। मान लीजिए कि इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, जैसे ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा और इसमें दरार पड़ने लगी, मतलब ये सर्विसिबिलिटी नहीं दे पा रहा था। ये जो मेथड है वो वर्किंग लोड पर सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, ये इसके अंदर कमी आ गई, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग इस मेथड में नहीं रोका जा सकता था वर्किंग लोड पर, ठीक है। तो ये आपकी कमी आ गई पहला, ठीक है। दूसरी कमी देखिए क्या है, दूसरी कमी बहुत बड़ी थी। पहला कमी तो ये है कि सर्विसिबिलिटी को ये फुलफिल नहीं करता है, वर्किंग लोड पर इसमें क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे कमी, तो पहला कमी हो गया। दूसरी कमी की बात करते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है तो कैसा बन रहा था, अभी ऐसे बना रहे थे हम इस तरीके से। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये कंक्रीट का, आप देख रहे हैं कंक्रीट का कंप्रेशन जोन का, ठीक है। इसका कैलकुलेशन, इसको निकालने में बड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, कैलकुलेशन में जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर एक कमी और दिख गई कि जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये माने थे, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माने थे, उसका जो कैलकुलेशन था वो बड़ा मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको क्या निकालना रहता है, स्ट्रेस निकालना रहता है, ठीक है। स्ट्रेस निकालेंगे और कंप्रेशन एरिया से गुणा करेंगे तो तुरंत आपका कंप्रेसिव फोर्स आता है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स आता है। तो यही चीज स्ट्रेस निकालने में इसमें बहुत तकलीफ हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए यहीं पर एक वैज्ञानिक आए, थोड़ा सा इनके मेथड में संशोधन किया, उनका नाम था विटने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है, अपनी थ्योरी दी, उसको बोलते हैं विटनीज थ्योरी। अभी यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोनाउंसिएशन शायद ना हो पा रहा हो, अंग्रेजी उतनी तेज नहीं है, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आए थे विटनेस, ठीक है। तो इन्होंने अपनी क्या दी, एक थ्योरी दी, तो लिख सकते हैं विटनेस थ्योरी, ये आ गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेट लोड मेथड में अगर देखेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, आपका खोपड़ी खोलते हैं, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये आपको बी दिखेगा, ये आपको कैपिटल डी दिखेगा, ठीक है। ये रेइनफोर्समेंट है, ठीक है। इसके ऊपर से लेकर के इसके सेंटर तक की गहराई को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। हर सेक्शन का कोई ना कोई न्यूट्रल एक्सेस होगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेस क्या होगा, कहाँ पर पाया जाएगा, अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है तो जहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पर पाया जाता है इसका न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेस थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आएंगे उधर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल एक्सेस की, ठीक है। चलिए तभी न्यूट्रल एक्सेस को समझिए बस ऐसे ही, किसका नाम है न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। टॉप फाइबर को थोड़ा बनाएंगे और इसके सेंटर से, देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनाएंगे ये वाला। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बनाएंगे, ये स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पर स्ट्रेन अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट लोड मेथड में एप्सिलॉन यू लिख दे रहे हैं अल्टीमेट, ठीक है। और यहाँ पर स्टील में रहेगा, ठीक है, स्टील में रहेगा अल्टीमेट, ठीक है। इस तरीके ये स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है अल्टीमेट लोड मेथड में, अभी जस्ट बताए हैं, इस तरीके से सिग्मा वाई, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रेस है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस इन कंक्रीट, CU लिख सकते हैं, CU लिख सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये किसका दिख रहा है आपका, कंक्रीट का। एक्चुअल वाला है अल्टीमेट वाले में। जब ये आए तब क्या किए, विटने आए, इन्होंने अपना थ्योरी दिया, तो इन्होंने कहा जो अल्टीमेट स्ट्रेन होगा, कंक्रीट के एकदम सबसे दूर वाले फाइबर पर, एकदम टॉप फाइबर पर, वो होगा 0.3%। पहली बात
0.3%। देखिए स्ट्रेन के बारे में इन्होंने क्या किया, जो अल्टीमेट स्ट्रेन होगा, अल्टीमेट स्ट्रेन मान लिए एजम्पशन है स्ट्रेन वो होगा 0.3%। इन्होंने पहला मान लिया, ये एजम्पशन था, इस थ्योरी का एजम्पशन था। अल्टीमेट लोड मेथड में ये नहीं बताया गया था कि कितना स्ट्रेन होगा, लेकिन जैसे व्हिटनी आए इन्होंने बताया कि पहला काम आपको क्या करना है, जो अल्टीमेट स्ट्रेन लेना है, जो चरम विकृति लेना हो 0.3% लेना है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को उन्होंने बोल दिया एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। उसकी भी वैल्यू उन्होंने बता दी, कितना बताया उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। एक काम और उन्होंने किया, ये जो आपको पैराबोलिक जो आपको ये स्ट्रेस डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके जगह पर उन्होंने क्या किया, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ले लिया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है अल्टीमेट का, आगे जो बनाएंगे ये हम बनाएंगे आपका व्हिटनी का, व्हिटनी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बना दिया, इन्होंने क्या किया, रेक्टेंगुलर मान लिया, सबसे बड़ी खासियत रेक्टेंगुलर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मान लिया, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माना, इसका एरिया और इसका एरिया सेम मान लिया, ठीक है। कहा यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा, आप देखेंगे कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का, ये रेक्टेंगुलर रहेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर रहेगा और इसका एरिया और इसका एरिया आपका सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। और देखेंगे यहाँ पर आपका एक कंप्रेसिव फोर्स तो लगेगा, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपका एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो कहते हैं ये व्हिटनी कहते हैं जो इस पैराबोला का एरिया है उसी के बराबर इसका एरिया रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन में होगा, ठीक है। अगर इनका यहाँ है तो इसका भी आपका यही होगा, यहीं पर आपका कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा और इधर तो टेंशन काम करता ही है, टेंसाइल फोर्स, ये सिग्मा वाई हो गया, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर स्ट्रेस होगा उसको इन्होंने कह दिया एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा आपका K इंटू सिग्मा CU, ठीक है। और सिग्मा CU क्या है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा ये इधर वाला मिटाएंगे ताकि नोटेशन हम लिख सकें आपको बताने के लिए, ठीक है। तो व्हिटनी में हम लोग चल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी पैराबोला का एरिया है, सेम एरिया का इन्होंने क्या किया, स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर मान लिया, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका जो पोजीशन है और इसका जो पोजीशन है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो एक ही पॉइंट मान लिया, ठीक है, अलग अलग नहीं माना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो अल्टीमेट स्ट्रेन है, अल्टीमेट स्ट्रेन को मान लिया जो है 0.3% है और ये जो डेवलप होगा एकदम टॉप फाइबर पर होगा, ठीक है। जो न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर आपका फाइबर होगा, रेशा होगा, वहीं पर डेवलप होगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग बताया उन्होंने कि जो आपका स्ट्रेस होगा, जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, वही आपका एवरेज स्ट्रेस रहेगा, इसी स्ट्रेस को लेकर के हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एवरेज स्ट्रेस के बारे में बात की, एवरेज स्ट्रेस, ठीक है, एवरेज स्ट्रेस K इंटू CU ले लिया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर CU जो है ये है अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, ठीक है ना। जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अल्टीमेट आफ्टर 28 डेज, वो है हमारा कितना, CU, ठीक है। अब K है, K कर हम K की बात करते हैं, K की वैल्यू कितनी लेनी है, ठीक है। तो K लेना है 0.85 अकॉर्डिंग टू व्हिटनीस, ठीक है ना। इस वैज्ञानिक के अनुसार क्या लेना है, 0.85 लेना है, ठीक है। इसकी K की वैल्यू एक और होती है, K बराबर 0.55 एज पर IS कोड 456 1964, ठीक है। इस कोड के अनुसार क्या करना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार क्या करना है, K की वैल्यू आपको 0.55 रखनी है, ठीक है। कितना रखना है, 0.55 रखना है, ये ध्यान रखना है इस कोड के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है इसकी कुछ गहराई है, इसकी गहराई हमारी क्या है
ए है, ठीक है, इसकी गहराई हमारी ए है। अब ए की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये है आपका डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन किसका, जो भी आपका स्ट्रेस डायग्राम है वो जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी गहराई है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ए है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, यहाँ समझ जाएंगे स्ट्रेस डायग्राम। ए बराबर जो होता है वो होता है 0.537 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर डी क्या है, आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, आपको बता चुके हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, पीछे बनाए थे फिगर इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर डी जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ है, किसके अनुसार आपको ये वैल्यू लेना है, व्हिटनी के अनुसार, व्हाइटनेस, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार जो होता है ए की वैल्यू 0.5378 होता है। देखिए ये वैल्यू भी पता है क्योंकि सी यू आपको पता रहेगा, के भी आपको पता चल गया, ये भी वैल्यू आपको पता है, तो तुरंत इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसका एरिया निकाल लेंगे मतलब स्ट्रेस निकाल लेंगे, एवरेज स्ट्रेस तो निकला ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे निकलेगा कंप्रेसिव एरिया में गुणा करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स सी आ जाएगा। जैसे सी आ जाएगा तो टी आपको पता रहेगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बोलेंगे लीवर आर्म, ठीक है, तो फोर्स इंटू लीवर आर्म आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तुरंत आप स्टील यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा। ए की वैल्यू एक और होती है, ये होता है 0.43 डी, ठीक है, ये किसके अनुसार है, एज पर IS 456/1964 1964 के अनुसार, उस कोड के अनुसार जो ए की वैल्यू होती है वो 0.43 डी होती है, याद रखिएगा 0.43 डी होती है, ये आप याद करके रखेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पैराबोला को, इस स्ट्रेस डायग्राम जो पैराबोलिक था इसको क्या किया इन्होंने, रेक्टेंगल में चेंज कर दिया, ठीक है, और इसकी जो गहराई थी वो 0.537 डी मान लिया व्हिटनी ने, जबकि IS कोड इसे कहता है 0.43 डी होना चाहिए, ठीक है। इतना कोड के अनुसार पेपर में कहेगा, इस कोड के अनुसार अथवा इस वैज्ञानिक का नाम देगा, ठीक है, नाम जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दो वैल्यू है तो नाम उनको देना पड़ेगा। अगर इनके अनुसार पूछेंगे तो ये बताइएगा, इसके अनुसार पूछेंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। ये चीज स्ट्रेन की बात है तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेन 0.3% दिखेगा, ठीक है, ये दिख जाएगा। उसके बाद हमारा के की वैल्यू पूछा जाएगा, जब के की वैल्यू पूछा जाएगा तो व्हिटनी के अनुसार 0.85 ये दे देगा, कहेगा व्हिटनी थ्योरी के अनुसार, व्हिटनीज थ्योरी के अनुसार एवरेज स्ट्रेस बराबर के इंटू सिग्मा सी यू, वेयर के इज इक्वल टू ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में 0.85, 0.55, 0.45, 0.35, ठीक है, ऐसे डाल दिया जाएगा। तो व्हिटनी पहले ही कह देगा अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी, तो तुरंत के की वैल्यू आप ये लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि अल्टीमेट लोड मेथड में व्हिटनी थ्योरी के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, इसमें अनसर्टेनिटी, डिफ्लेक्शन में ये फेल हो रहा था, क्रैकिंग में फेल हो रहा था, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड। इन्होंने क्या किया, बस ये कैलकुलेशन की ही कमी को दूर किया, जो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग में फेल होता वर्किंग लोड पर स्ट्रक्चर आपका, उसमें ये सेफ नहीं था, ठीक है। उसी चीज की सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक और मेथड आया जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड की। लिमिट स्टेट मेथड मतलब कि LSAM, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आएगा फिलॉसफी से वो पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है यही आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना, ये जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, जो आपका WSM था वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे काम करता है और ये काम करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस मेथड से अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर देंगे तो अल्टीमेट लोड पर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स नहीं होगा, बिल्कुल सेफ रहता है और वर्किंग लोड पर सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है अल्टीमेट लोड पर सेफ्टी देगा और जो वर्किंग लोड है उस पर क्या करेगा, सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट प्रोवाइड सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड एंड सर्विसिबिलिटी
एट वर्किंग लोड। ठीक है, वर्किंग लोड पर क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका अल्टीमेट लोड मतलब चरम लोड पर क्या होगा, बिल्कुल सेफ होगा। और जो वर्किंग लोड है जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस लोड पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर ना डिफ्लेक्शन आएगा ना क्रैकिंग आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी खासियत क्या है, इसमें जो सेक्शन साइज होगा वो आपका क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, लिख सकते हैं लेस सेक्शन साइज एज कंपेयर टू WSM। ठीक है, WSM की तुलना में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तुलना में इसमें जो भी सेक्शन साइज आएगा आपका क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है। चौथा पॉइंट में हम लोग क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं इन दिस मेथड वी यूज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, देखिए एक होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये यूज किया जाएगा किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, जहां पर भी लिखा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसका मतलब है कि ये लिमिट स्टेट मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कंक्रीट का देखेंगे तो ये होता है 3। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इसका आधा होता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कंक्रीट के लिए कितना होगा, फॉर कंक्रीट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसके लिए अगर देखेंगे, कंक्रीट के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, लेकिन अगर स्टील की बात कर रहे हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, स्टील पर क्या होता है, ये होता है 1.15। ठीक है, ये आप याद करके रखेंगे। जबकि आपका जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील होता है वो होता है 1.78। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है। चूंकि लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, वरना हम आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पूरा एजम्पशन बता दे और पूरा का पूरा आपको थ्योरी भी बताते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एजम्पशन से शुरू करेंगे और पूरा एनालिसिस करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बीम अगले लेक्चर में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।